नमस्कार साथियों, हार्दिक स्वागत है आपका। इतिहास की पिछली कक्षा में आप लोगों ने स्रोतों के अंतर्गत अभिलेखों के प्रमुख अभिलेखों के बारे में पढ़ा कि वहाँ से क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं, सिक्कों के बारे में पढ़ा, चित्रकला के बारे में पढ़ा। आज के पार्ट में, आज के इस वीडियो में हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे कि साहित्यिक स्रोतों से हमारे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। मेंस में वन लाइनर कौन कौन से प्रश्न हमारे बनते हैं। साहित्यिक स्रोतों के बारे में बेसिक चीज़ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि साहित्यिक स्रोतों को धार्मिक स्रोतों में, लौकिक स्रोतों में बांटा गया है। विदेशी यात्रियों के साहित्य में भी बांटा गया था। धार्मिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया, जिसमें ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण साहित्य के रूप में बांटा गया। गैर ब्राह्मण साहित्य में जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, अब उसी में क्या प्रश्न हमारे बनेंगे उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में क्या है। ठीक, साहित्यिक स्रोत के ब्राह्मण, ठीक है, साहित्य में क्या क्या आता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य का पहला हिस्सा है वेद। पूछा जाएगा ब्राह्मण साहित्य में प्रमुख कौन से साहित्य आते हैं, तो आपका उत्तर होगा वेद। वेद में पूछा जाएगा कि वेद कितने प्रकार के हैं, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, वन लाइनर प्रश्न बनता है कि किन्हीं वेदों की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं वेदों की क्या विशेषताएं हैं। तो हम बताते हैं ऋग्वेद मंत्रों से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है ऋग्वेद की क्या विशेषता है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद मंत्रों से संबंधित है। मंत्र कौन से? वेदों में जब यज्ञ किए जाते थे तो उस दौरान यज्ञ में आहुति देने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। देवी देवताओं को समर्पित मंत्र होते थे, वो हैं यजुर्वेद। ये भी यज्ञ से संबंधित है, लेकिन यज्ञ के मंत्रों से नहीं, इसको कह सकते हैं यज्ञ के कर्म कांड से संबंधित है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यज्ञ के कर्म कांड से संबंधित कौन सा वेद है, तो आप बताएंगे यजुर्वेद है। ठीक है, तीसरा सामवेद। इसमें भी आजकल प्रश्न घुमा के पूछ रहा है, सभी ये तीनों यज्ञ से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर यज्ञ मंत्रों का उच्चारण है, देवताओं के आह्वान से संबंधित। ये यज्ञ के कर्म कांड से जुड़ा हुआ है। यह संगीत या गायन से जुड़ा हुआ है। ठीक, वेदों में सामवेद जो है, यज्ञ करते समय जो संगीत और गायन के कल्चर थे, ठीक है, उनसे संबंधित जुड़ा हुआ है। संगीत और गायन, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के जन्मदाता के रूप में भी वेद को जाना जाता है। इसको इस रूप में जानेंगे। अथर्ववेद की जब बात आएगी, तो अथर्ववेद की क्या विशेषता है? जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, औषधि आदि। ठीक है, चारों वेदों की विशेषता हो गई। अथर्ववेद की विशेषता है जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, औषधि आदि से संबंधित है। सामवेद की विशेषता है संगीत गायन से संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का जन्म यहीं से हुआ है। यजुर्वेद यज्ञ के कर्म कांडों से संबंधित है। ऋग्वेद मंत्र, यज्ञों के समय बोले जाने वाले मंत्र से संबंधित है। ये 4 क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, उलझने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत वेदों में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन मेंस में इससे ज़्यादा कुछ भी आपसे नहीं पूछता है। ठीक है, अगला है इन ब्राह्मण ग्रंथों में, ठीक है,
ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ठीक है। इसका दूसरा हिस्सा होता है आपका वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? वेद आपके पद्यात्मक भाषा में लिखे हुए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ इन्हें वेदों की गद्यात्मक व्याख्या। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वेदों की गद्यात्मक व्याख्या कहाँ की गई है, तो आपका उत्तर होगा वेदों से संबंधित वेदों की गद्यात्मक व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है, ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है, जिनमें प्रमुख कौन से हैं? हर एक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लेकिन प्रमुख हम आपको जानना है। प्रमुख के लिए आप ऐतरेय ब्राह्मण और गोपत ब्राह्मण को जानिए। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का, गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद का है। इसमें प्रमुख कौन से हैं? ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण ये ऋग्वेद से संबंधित है। दूसरा गोपत ब्राह्मण ये अथर्ववेद से संबंधित है। सीधा प्रश्न है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा प्रमुख ब्राह्मण है या ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? आप बताइए ऋग्वेद। गोपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित ब्राह्मण है, किस वेद की गद्यात्मक व्याख्या करता है? आप बताइए अथर्ववेद। सीधा सीधा प्रश्न है, ठीक है। यानी कि वेदों से इस प्रकार से, ब्राह्मण ग्रंथों में ये दो क्वेश्चनों के साथ इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तीसरा हिस्सा, अगला हिस्सा ब्राह्मण साहित्य का जो होता है, अगला हिस्सा ब्राह्मण साहित्य का, ये होते हैं उपनिषद। ठीक है, यहां पर प्रश्न बनता है उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर, यानी गुरु के समीप बैठ कर के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था, उसका जो संकलन किया जाता था, वो किस रूप में रचा गया? उपनिषदों के रूप में रचा गया। उप प्लस निषद, उप माने समीप, निषद माने बैठना, उससे संबंधित है। ठीक, इनमें भी प्रमुख उपनिषद कौन से हैं, उनसे जुड़े हुए आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उनसे जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न क्या है, उसको आपको देखना होगा। अगली बात इसमें उपनिषदों में पूछता है कि वेदों की दार्शनिक व्याख्या कहाँ की गई है। तो आपको जानना रहेगा, गुरु के समीप हमने दर्शन का अनुभव जो किया है, यहाँ पर है दार्शनिक व्याख्या उपनिषदों में की गई है। ठीक है, प्रमुख कौन से हैं, प्रमुख उपनिषद कौन से हैं? तो आप जानते हैं कि बहुत से शब्द हमारे चर्चित होते हैं, जैसे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, लगातार प्रश्न बनता है। तो इसी में आपका आ जाएगा, जिसमें आप लिख लीजिए छंदोग्य उपनिषद सामवेद। पहला है छंदोग्य छंदोग्य उपनिषद, ये किससे संबंधित उपनिषद है? तो आप बताइएगा सामवेद, सामवेद से संबंधित है। दूसरा प्रश्न बनता है आपका मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद किससे संबंधित उपनिषद है? मुंडकोपनिषद अथर्ववेद। इसकी विशेष बात भी पूछता है, ठीक है। इसकी विशेष बात यह आपसे पूछता है कि मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, या सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो भारत का ध्येय वाक्य है, किस उपनिषद से लिया गया है? सत्य की ही सदैव विजय होती है, किस बात से लिया गया है, किस जगह से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और मुंडकोपनिषद आपका अथर्ववेद का उपनिषद है। तीसरा प्रश्न आपका बनता है कठोपनिषद, कठोपनिषद यह किस वेद से संबंधित उपनिषद है? आप बताइए
यह यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। कठोपनिषद में क्या है, कभी कभी प्रश्न आया हुआ है। यम और नचिकेता का जो प्रश्नोत्तर है, वाद विवाद है, किस उपनिषद में संकलित है, तो आप बताएंगे कठोप उपनिषद। यम और नचिकेता, यम नचिकेता के बीच जो वार्तालाप है आपका कठोपनिषद में जो कि यजुर्वेद का है उसमें संकलित किया गया है। ठीक है, उपनिषदों से इतने ही मात्र प्रश्न बन सकते हैं आपके मेंस के लिए वन लाइनर के रूप में। ठीक, अगले हिस्से में हम देखते हैं क्या है। कोई भी बात आप लोगों को नहीं समझ में आती है, आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। कोई भी चीज़ आपको लगे कि हाँ यह चीज़ नहीं समझ में आई है या अतिरिक्त कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी पढ़ने की धारा अपनी यहीं रखें। अगला हिस्सा ब्राह्मण साहित्य का जो होता है वो होता है अरण्यक। ठीक है, चौथा हिस्सा जो होता है अरण्यक। ठीक है, यह क्या है, ये रहस्यवादी ग्रंथ हैं। अरण्य माने वन होता है, यानी कि वन, जंगल। ठीक है, वन या जंगल। ठीक है, वन या जंगल में लिखे गए, यानी एकांत में बैठ करके ग्रंथ लिखे गए हैं। वेदों के संबंध में तमाम टीका टिप्पणियाँ हैं, तमाम व्याख्याएं हैं, रहस्यवादी व्याख्याएं हैं। ठीक है, एकांत में बैठकर लिखे गए हैं, इसलिए इनका नाम अरण्यक पड़ा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले हिस्से में आता है महाकाव्य। महाकाव्य कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा 2 हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 हैं, एक आपका रामायण है, दूसरा आपका महाभारत। ठीक है, रामायण और महाभारत हमारे 2 महाकाव्य हैं। दोनों की विशेषताएं क्या हैं, किसने लिखा है, इतने तक पूछता है तो आप रामायण के बारे में जान ही रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। ठीक है, महाभारत की रचना, ठीक है, महाभारत की रचना भी आपसे पूछेगा किसने लिखा, तो आप वेद व्यास बताते हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, 2 हमारे महाकाव्य हैं। इस महाभारत का पूछता है पूर्ववर्ती नाम क्या था। इस महाभारत का पूर्ववर्ती नाम क्या था, ये जय संहिता था। महाभारत का पूर्ववर्ती नाम जय संहिता था। ठीक है, जय संहिता में और श्लोक जुड़ते गए। जय संहिता में प्रारंभ में आपके 8800 श्लोक ही थे, इसमें प्लस श्लोकों की बढ़ोतरी होती गई और जब 1 लाख श्लोक हो गए। ठीक है, इस जय संहिता में 1 लाख श्लोक हो गए जब, तब इसका नाम पड़ता है सत साहस्री संहिता, यानी कि महाभारत। ठीक है, प्रारंभ में आपके कम श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, तब तक इसका नाम जय संहिता था। धीरे धीरे जुड़ते हुए जब 1 लाख श्लोक तक यह पहुंचता है तब इसी साहित्य का नाम आपका सत सहस्री संहिता या महाभारत कहलाया, जो आज हमारे पास महाभारत के रूप में उपलब्ध है। इसी का एक हिस्सा आपका श्रीमद् भागवत गीता भी है। ठीक है, उससे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता, तो एक हिस्से में आप उसको जाने रहिए, महाभारत का ही एक हिस्सा है। ठीक,
अगला प्रश्न आता है कि पुराण कितने हैं, पुराण कितने प्रकार के हैं, प्रमुख पुराण कौन से हैं, पुराण किससे संबंधित हैं, कोई पुराण किसी राजवंश से संबंधित है तो किस राजवंश से संबंधित है। इधर बीच के आए हुए प्रश्न हैं तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुराण, इनकी संख्या है 18, ठीक है, 18 पुराण हैं। इन 18 में प्रमुख कौन से हैं, प्रमुख कौन से हैं जिनके बारे में हमारे मेंस में प्रश्न पूछ सकता है, उनके आपको जानना पड़ेगा। इसमें प्रमुख है, ठीक है, मत्स्य पुराण शुंग वंश से संबंधित। तो सबसे प्रमुख में आप लिखिए मत्स्य पुराण, यह सबसे प्राचीन है, ठीक है, शुंग वंश से संबंधित है। शुंग वंश, जब हम वंशों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वंशावली जब हम देखेंगे, साम्राज्यवाद का उदय हो गया तो मौर्य साम्राज्य का पतन और शुंग साम्राज्य का उदय, यानी कि मौर्य के एक मंत्री द्वारा ही शुंग वंश की स्थापना की गई। मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा का वध करते हुए, तो उसी शुंग वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण, इसको आप याद रखे रहिएगा। दूसरा है आपका विष्णु पुराण। विष्णु पुराण इसमें बहुत सी जानकारियां हमें मौर्य राजवंश की प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा मौर्य राजवंश की जानकारियां किस पुराण में प्राप्त होती हैं, उत्तर है विष्णु पुराण, ठीक। तीसरा आपका है वायु पुराण। ठीक है, वायु पुराण में किससे संबंधित हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं, गुप्त वंश से। गुप्त वंश से संबंधित जानकारियां हमें किस पुराण से प्राप्त होती हैं, वायु पुराण से प्राप्त होती हैं, ठीक। यहाँ तक आपके ब्राह्मण साहित्यों की रचना मानी जाती है। इसके बाद गैर ब्राह्मण साहित्यों में हम आते हैं। पुराण के पश्चात हमें गैर ब्राह्मण साहित्य पढ़ना है, जिनमें आपके बौद्ध धर्म और यानी धार्मिक साहित्य ही हैं, लेकिन ब्राह्मण साहित्य से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए उनको गैर ब्राह्मण साहित्य में रखा जाता है। उन धार्मिक साहित्यों में जो ब्राह्मण साहित्य से जुड़े नहीं हैं, दो प्रमुख हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य और जैन धर्म से जुड़े हुए साहित्य। तो इनमें क्या प्रश्न बनेगा, कौन कौन से धार्मिक साहित्य ब्राह्मण साहित्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिनको कहा जाता है गैर ब्राह्मण साहित्य, ठीक। इसमें बौद्ध साहित्य और दूसरा जैन साहित्य आता है, ठीक है। इन बौद्ध साहित्यों में कौन सा प्रमुख है, जैन साहित्यों में कौन सा प्रमुख है, यह आपका प्रश्न पूछेगा। इसके राइटर कौन हो सकते हैं या उनसे संबंधित और विशेषताओं के कोई प्रश्न है, वो प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो बौद्ध साहित्यों में पहली बात इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या बातें इम्पॉर्टेंट हैं, जातक कथाएं, ठीक है। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, महात्मा बुद्ध से संबंधित कथाएं हैं। कैसी कथाएं हैं, तो आप बताइएगा पूर्व जन्म की कथाएं, ठीक। जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, इनका जो संकलन है उसे हम जातक कथाओं के नाम से जानते हैं। सीधा सीधा प्रश्न बनता है, सीधा सीधा प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक साहित्य क्या है। दूसरा प्रश्न बनता है त्रिपिटक साहित्य क्या है, तो इसके बारे में आपको जानना रहेगा, प्रश्न आता है, ठीक है। त्रिपिटक साहित्य कौन से हैं, विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक,
पहले नंबर पर आता है सुत्त पिटक और अधिधम्य पिटक। ठीक है, तीन पिटक हो गए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्य पिटक। पहला प्रश्न है त्रिपिटक, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो त्रिपिटक साहित्य हैं वो कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्य पिटक। ठीक है, इनके बारे में, इनमें किसी की विशेषता को भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे, या सॉरी निम्नलिखित नहीं, मेंस का है, किस साहित्य को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो उत्तर है उसका सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म के एनसाइक्लोपीडिया के रूप में सुत्त पिटक जाना जाता है। सीधा सा प्रश्न बनता है, उसको आप जाने रहिएगा। ठीक है, सुत्त पिटक को सीधा प्रश्न बनता है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जानना पड़ेगा। अन्य कौन से प्रमुख आपके जो है बौद्ध साहित्य हो सकते हैं? अन्य कौन से बौद्ध साहित्य? तो अगला आपका बनता है मिलिंद पान्हो। ठीक है, मिलिंद पान्हो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य है। इसमें दो लोगों के बीच वार्तालाप है। एक हैं मिनांडर, ये कौन है? हिंद यवन शासक। ठीक है, यूनान से आए हुए वंश का शासक था, यहाँ के बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। तो उस समय एक प्रसिद्ध, इसके समय मिनांडर के समय एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, जिससे इसने वार्तालाप किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। ठीक है, इस मिनांडर ने वार्तालाप किससे की? नागसेन। ये कौन है? बौद्ध भिक्षु हैं। मिलिंद पान्हो में मिनांडर और नागसेन के वार्तालाप का संकलन किया गया है। तमाम जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई बातों के प्रश्न मिनांडर पूछते हैं और नागसेन जी उसका उत्तर देते हैं, उसी का संकलन किया गया है। मिलिंद पान्हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकों में है। दूसरा, एक अश्वघोष प्रसिद्ध साहित्यकार हैं बौद्ध धर्म में, उनकी दो पुस्तकें बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। अगली पुस्तकें हैं बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद, ये हैं अश्वघोष की पुस्तकें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में आपके आता है कि बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद किसकी द्वारा रचित पुस्तकें हैं? अश्वघोष द्वारा रचित पुस्तकें हैं। ठीक, मेंस के पर्पस से, वन लाइनर के पर्पस से सिर्फ इतने ही बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य को आपको जानना है और उनसे यही प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नों की क्राइटेरिया, आयोग की क्राइटेरिया, इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए तैयारी करने से आसान हो जाता है। अदरवाइज यहाँ बहुत सी बातें हैं, कोई भी मतलब उससे नहीं निकलता है। अब जैन धर्म में देखते हैं, जैन धर्म में क्या क्या बातें हैं। अगर कभी पूछ ले सामान्य तौर पर बौद्ध साहित्य में सामान्यतः भाषा कौन सी यूज की जाती है, तो आप याद रखे रहिएगा पाली भाषा। जैन साहित्य में प्रमुख रूप से कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा, यानी जैन साहित्यों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है, बौद्ध साहित्यों की रचना पाली भाषा में की गई है। ये दो प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग जाने रहिए। ठीक है, अब इसमें आगम सिद्धांत, इसका जो जैन साहित्य का प्रारंभिक पूछेगा, जैन साहित्य का प्रारंभिक पुस्तक के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है? आगम सिद्धांत।
आगम सिद्धांत प्रारंभिक साहित्य है जैन साहित्यों में, इसको आप सीधे तौर पर जाने रहिए, इसके अलावा कुछ नहीं जानना है। दूसरी पुस्तक है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किस धर्म से जुड़ी हुई आपकी पुस्तक है? तो आप बताएंगे जैन धर्म से जुड़ी हुई हमारी पुस्तक है, जिसके रचयिता हैं भद्रबाहु। अगली पुस्तक यहां पर कौन सी है? परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व पुस्तक है, जैन धर्म से जुड़ी हुई पुस्तक है। इसके रचयिता कौन हैं? हेमचंद्र। ठीक है। गैर ब्राह्मण साहित्यों में जो धर्म से जुड़े हुए हैं, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में सिर्फ इतने ही प्रश्न बन सकते हैं, इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य तौर पर और कोई भी प्रश्न नहीं बनते हैं, इसलिए उलझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है, प्राकृत भाषा में जैन साहित्य हैं। इनको देखते हुए, ठीक है, कुछ पुस्तकें वहाँ की, कुछ पुस्तकें यहाँ की, इन दोनों को आप याद रखिए। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। और यहाँ पर प्रश्न आता है वन लाइनर, तो उत्तर आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया है। ठीक है। एक बार भी ध्यान से सुन लेंगे, आपको याद हो जाएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं है। अब हम आते हैं अगले हिस्से में। मैंने बताया था कि कुछ पुस्तकों की लिस्ट यहाँ पर रहेगी, लेकिन सभी पुस्तकों की लिस्ट नहीं रहेगी। तो कुछ पुस्तकों में लौकिक साहित्य में हम आते हैं। लौकिक साहित्य के बाद लौकिक साहित्य, संगम साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। यहाँ पर कुछ प्रमुख जो पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के पर्पज से, वो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकों को मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद अगली कक्षाओं में जो अन्य पुस्तकें मिलेंगी, मध्यकाल से जुड़ी हुई पुस्तकें मिलेंगी, किसी राजवंश के समय जुड़ी हुई पुस्तकें मिलेंगी, तो इस लिस्ट में आप उनको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अनावश्यक दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तो लौकिक साहित्य में देखते हैं क्या है, लौकिक साहित्य में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हो रही हैं। ये धर्म से जुड़े हुए साहित्य नहीं होते हैं, ये धर्म से अलग हट करके राजाओं के राजवंश से जुड़े साहित्य हो सकते हैं, अन्य प्रकार के साहित्य हो सकते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल कोई अपने लिए भी बैठ करके लिख सकता है, लेकिन प्रारंभ में राजाओं से जुड़ी हुई बातें ही, सामाजिक रूप से क्या हो रहा है, राजनीतिक रूप से क्या हो रहा है, उन सब की चर्चा यहाँ पर की जाती थी। तो देखते हैं लौकिक साहित्य में पहला हिस्सा क्या है। पहला है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? राजनीति विज्ञान। ठीक है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? राजनीति विज्ञान की। ठीक है। इकोनॉमी की इसमें भी चर्चा है, लेकिन आप जानते हैं इकोनॉमी राजनीति के बिना संभव नहीं है। राजा के आदेशों के अनुसार, शासन प्रशासन के आदेशों के अनुसार व्यापार आदि भी किया जाता है। इसलिए शासन प्रशासन क्या उचित नियमों को अपनाएं, क्या आवश्यक नियम है उनको अपनाएं, उनके आधार पर इस पुस्तक का जो विश्लेषण, वर्गीकरण किया गया है वो राजनीति विज्ञान की पुस्तक के रूप में किया गया है। इसलिए आपको इसे राजनीति शास्त्र की पुस्तक के रूप में जानना चाहिए, न कि अर्थव्यवस्था की पुस्तक। जैसा नाम वैसा नहीं जानना है। ठीक है। इसके लेखक कौन हैं? इनको कई नाम से जाना जाता है। इसके लेखक कौन हैं? उनको कई नाम से जाना जाता है। इसके लेखक हैं विष्णुगुप्त। ठीक। और चाणक्य और कौटिल्य। ठीक है। विष्णुगुप्त मूल नाम था इनका, चाणक्य कौटिल्य के नाम से फेमस थे। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। प्रारंभिक साहित्यों में प्रारंभिक भारत के बारे में जानकारी के लिए सबसे अच्छी उचित पुस्तकों में मानी जाती है अर्थशास्त्र, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनती है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस इसके लेखक हैं विशाख दत्त। यानी कि जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके लेखक आपके इंडिविजुअल प्रश्न आ सकते हैं।
ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों को बताइए, और 5 कैटेगरी दे दी गई, 5 पुस्तकें दे दी गई, उनके लेखकों का एक एक शब्द में उत्तर लिखना रहेगा। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए ध्यान से इसको जानिएगा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। दूसरा आता है कथा सरित सागर सोमदेव, कथा सरित सागर सोमदेव। कथा सरित सागर पुस्तक की रचना किसने की है? सोमदेव ने की है। तीसरा आता है वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, वृहत कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र की है। यानी यहाँ आपको पुस्तक के रचयिता 2 ही चीज़ जाननी है, विशेषताओं की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। विशेषताओं की जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पढ़ लेंगे। अगली है महाभाष्य पतंजलि, महर्षि पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य। सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है, आ चुका है। राजतरंगिणी कल्हड़, राजतरंगिणी कल्हड़, इसकी विशेषता पूछ सकता है। ये भारत में इतिहास की प्रथम पुस्तक है। भारत में, भारत की इस किताब को एक दर्जा प्राप्त है भारत की इतिहास लेखन की प्रथम पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी है। कल्हड़ ने लिखा है, और कहाँ का इतिहास लिखा है ये भी पूछ सकता है। कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकों में आती है राजतरंगिणी। लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। कैसे, किस संबंध में इन्होंने पुस्तक लिखी? भारत के इतिहास की प्रथम पुस्तक है, इतिहास के संबंध में लिखी। और कहाँ के इतिहास के संबंध में लिखी? कश्मीर के इतिहास के संबंध में लिखी, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बनती है। ठीक है, इतनी पुस्तकों को आप जानिए कम से कम यहाँ पर। ठीक, दूसरा हिस्सा दक्षिण भारत में जब हम जाते हैं, दक्षिण भारत की पुस्तकों के बारे में, तो यहाँ पर जो पहली कैटेगरी पुस्तकों की मिलती है उसको संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत के प्रथम रूप में जानकारी साहित्यिक स्रोत के रूप में किस में प्राप्त, कौन से साहित्य में प्राप्त होती है? संगम साहित्य के रूप में प्राप्त होता है, जो तमिल भाषा में। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में प्रमुखता की गई है? तमिल भाषा में की गई है। तो जब हम लोग संगम वंश पढ़ेंगे तब फिर संगम साहित्य की चर्चा होगी। 2-4 क्वेश्चन वहाँ के मेंस के बन सकते हैं, तो उनको हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पुस्तकों के रूप में देख लेते हैं। अब इन संगम साहित्यों में प्रमुख कौन सी हैं उनको भी आपको जानना है। शिल्पादिकारम पहली पुस्तक है, शिल्पादिकारम। ठीक है, शिल्पादिकारम पुस्तक की रचना संगम साहित्य में किस लेखक ने की है? तो आप जानिए, इलंगो आदिगल। इसके लेखक कौन हैं? इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल शिल्पादिकारम की पुस्तक के लेखक हैं इलंगो आदिगल। दूसरी प्रमुख पुस्तक है तोरुक्कापियम। तोरुक्कापियम। ठीक है, दूसरी संगम साहित्य की दूसरी प्रमुख पुस्तक है तोरुक्कापियम। तोरुक्कापियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तोलकापियर। वहाँ के प्रमुख ऋषियों में हैं तोलकापियर। तोलकापियर ने तोरुक्कापियम की रचना की है। अगली पुस्तक जो इम्पॉर्टेंट है कुरुल की जो है कुरुल पुस्तक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तिरुवल्लुवर ने लिखा है। तीसरी पुस्तक है यहाँ पर
कुरुल, कुरुल के लिए कुरुल पुस्तक के लेखक कौन से हैं, कौन है? तिरुवल्लुवर संगम साहित्य के, कुरुल के, तिरुवल्लुवर के साथ ये 3 प्रमुख पुस्तकें हैं दक्षिण भारत में संगम साहित्य, जो कि तमिल भाषा में रची गई है। ठीक है, शिल्पाधिकारम, इलंगोवादिगल, तुरुक्कापियम, तोलकापियर, कुरुल, तिरुवल्लुवर। ठीक है, बाकी और हैं, उनको फिलहाल मेंस की आवश्यकता नहीं है कि मेंस में हम जाने, राइटर जानना जरूरी है। कठिन शब्द हैं, दक्षिण भारत के शब्द हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि अचानक पूछ लेगा, 1 नंबर में पूछ लिया कि तोलकापियम पुस्तक के कौन लेखक हैं, तो तोलकापियर ये सामान्य हम लोगों की भाषा में नहीं यूज होता उत्तर भारत में, इसलिए कठिन माना जाता है। इसलिए संभावना रहती है कि हो सकता है कि आप भूल जाएं, इसलिए ध्यान से इसको पढ़े रहिएगा। ठीक है, ये लौकिक साहित्य प्रमुख हो गए। दक्षिण भारत में लौकिक साहित्यों में जो प्रमुख है वो आपका लिख दिया गया। इससे अतिरिक्त जानकारी दक्षिण भारत की जब हम संगम युग में पढ़ेंगे, चेर, चोल, पांड्य के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें जानकारी मिलेगी, तब हम वहाँ से और कलेक्शन कर लेंगे पुस्तकों के रूप में। ये 3 अगली बात आती है संगम साहित्य के बाद विदेशी यात्रियों के क्या विवरण हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण, कौन कौन से प्रमुख विवरण हैं, किससे संबंधित हैं, या विदेशियों से संबंधित कौन सी पुस्तकें हमारी प्रश्न बन सकती हैं। तो बहुत सिंपल हैं। पहले नंबर पर इसमें पुस्तक आती है हिस्टोरिका। ठीक है, हेरोडोटस। हिस्टोरिका की रचना हेरोडोटस ने की। इनको इतिहास का पिता माना जाता है। इतिहास यानी कि हिस्टोरिका पुस्तक जो लिखी गई हेरोडोटस द्वारा, विश्व में पहली पुस्तक के रूप में मानी जाती है इतिहास के रूप में, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी माना गया। यह भी 1 लाइनर प्रश्न बनता है, और इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। यह भी 1 लाइनर आपका प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। दूसरी है इंडिका। भारत से संबंधित प्राचीन जानकारी, सबसे ऑथेंटिक जानकारी हमें प्राप्त होती है इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक में, जिसकी रचना की मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस, आगे मिलेंगे, का दूत। मेगस्थनीज सेल्यूकस का दूत था। एक राजा मिलेंगे सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनका दूत था। भारत आया, रहा, और भारत के बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठा किया, और उसने जो अपनी पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली है ज्योग्राफी। इसकी रचना की टालमी ने। ये वही वाले टालमी हैं जिन्होंने कहा था कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर यूनिवर्स में पढ़ेंगे, पृथ्वी सेंटर पे है, जियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी, पृथ्वी सेंटर पे है, पूरा ब्रह्मांड उसका चक्कर लगाता है। वही टालमी है, ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखे थे। बाद में यह अवधारणा का खंडन हो जाता है कापरनिकस द्वारा, तो इनकी अवधारणा जियोसेंट्रिक अब नहीं मानी जाती। वही टालमी है जिन्होंने पुस्तक लिखी है ज्योग्राफी। अगली है नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, ये प्लिनी ने लिखा है, प्लिनी साहब ने लिखा है नेचुरल हिस्टोरिका। सीधा सीधा प्रश्न बनता है, नेचुरल हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? प्लिनी की। अगली है सीयूकी ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, उसने जो कुछ देखा उसने लिखा सीयूकी, चाइनीज नाम है। ठीक है, चाइना से आया था। ठीक, चाइना में इसी प्रकार नाम रहते हैं, आप लोग जानते ही हैं। ह्वेनसांग द्वारा रचा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी जानकारियां मिलती हैं। भारत में दूध की नदियां बहती हैं। अरे दूध
जब आप आए चाइनीज बोलते थे, चाइनीज यहाँ कोई समझता नहीं था, प्यास लगी थी इशारा किए। तो हमारे यहाँ क्या नियम है, अतिथि देवो भवः, यानी अतिथि आया है, भूखा है, प्यासा है, तो पानी क्या पिलाएं, दूध पिलाएंगे। दूध हमारे यहाँ बहुत होता था, तो उसको लगा भारत में तो दूध की नदियाँ बहती हैं। CU की ह्वेनसांग याद रखिएगा। किताबुल हिंद अल बरूनी, किताबुल हिंद अगली पुस्तक है किताब उल हिंद, ठीक है। हिंद हिंदुस्तान नाम पश्चिम वालों ने ही दिया, तो किताब है उसके बारे में। हिंद इन लोगों ने किताब से पढ़कर जाना कि हम कितने धन धान्य से परिपूर्ण है, प्राकृतिक व्यवस्था से परिपूर्ण है। अल बरूनी, इस चैप्टर के हिसाब से ये इतनी पुस्तकें विदेशी यात्रियों के विवरण आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी बहुत से विवरण हैं, वो समय समय पर मेंस के अकॉर्डिंग आपको मिलते रहेंगे, वो अपनी जगह की बात है। विदेशी यात्रियों के विवरण के रूप में हिस्टोरिका हेरोडोटस जो इतिहास के पिता कहलाते हैं, इंडिका मेगास्थनीज जो सेल्यूकस का दूत था, ज्योग्राफी टालमी जिन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी, नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी ने जो है नेचुरली जो यहाँ की हिस्ट्री है यानी पेड़ पौधे तमाम चीज़ों के बारे में बताया। CU की दूध की नदियों वाले ह्वेनसांग हैं। किताबुल हिंद अल बरूनी हैं कि पूरे हिंदुस्तान पे इनको किताब लिखनी पड़ गई, शब्दों में बयान नहीं कर पाए। ये विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, ठीक। स्रोतों में फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना था, फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना था। अगली वीडियो में आपका जो भारत का वैदिक काल साहित्यिक स्रोत से पहले का हिस्सा है, पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल उसका हिस्सा, नवपाषाण काल का हिस्सा, ताम्र पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, इन सब के कौन से प्रमुख स्थान है या कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके बारे में प्रश्न बनता है, वो अगली वीडियो में आपका रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि लाइक और सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो लाइव आने का मौका मिलेगा, तो आमने सामने बैठकर पढ़ा जा सकेगा, जिसका हमें फ़ायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा, करते रहिए। मेंस के हिसाब से स्रोतों में इतनी ही बातों को पढ़ना है। अगली बात पाषाण काल से जुड़ी बातें रहेंगी, उसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं, कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, क्योंकि स्थानों का एक क्वेश्चन निश्चित होता है आएगा। वो प्राचीनतम भारत का भी हो सकता है, प्राचीन भारत का भी हो सकता है, मध्यकाल का भी हो सकता है, आधुनिक भारत का भी हो सकता है। तो धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप तैयार हो जाएंगे। यानी ज्योग्राफी के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी पूछता रहता है, इतिहास के किस हिस्से में वो स्थान आते हैं वो भी पूछता है। इसलिए अगली वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको मिस मत करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो की आप प्रतीक्षा करिए, जल्द से जल्द आपके समक्ष में उपलब्ध रहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।